ये आपका यूरेनियम। यूरेनियम धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम और जस्ता कौन सी आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? फ्री। इसमें गोल्ड हो गया। 24 कैरेट गोल्ड है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, वो एकदम भंगुर होता है, ठीक है, हाथ में आप हाथ से भी उसको ऐसे आकार बदल सकते हो, तो इसलिए गहनों के अंदर 24 कैरेट का इस्तेमाल नहीं होता। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जिसका इस्तेमाल गहनों के अंदर नहीं किया जाता है ना, वरना गहने टिकेगी नहीं, टूट के गिर जाएंगे, वो बात है। इसमें आगे देखो, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, और पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारे का इसी वजह से पारा पिघल जाता है, और वो उसको तापमापी के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, चालक है। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में बने? सामान्य तापमान पर जो पारा है वो आपका द्रव अवस्था में बना रहता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो आपका कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट। जिनमें से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा है? विद्युत की चालकता कौन से पदार्थ की सबसे ज्यादा है? दिए गए में से आपकी चांदी की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा है। अगला देखिएगा, धातु अधातु सिलेबस में है आपके, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे धातुओं के। निम्नलिखित 5 प्रश्न आ रहे हैं साइंस के। निम्नलिखित तत्वों में से कौन है वो सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सबसे ज्यादा यौगिक निर्माण इनमें से तो आपका दिए गए क्वेश्चन नंबर जो आपका 713 क्या हो गया? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये आपका बी ऑप्शन, कार्बन है वो आपके यौगिकों का निर्माण करता है। इसमें आपका कार्बन नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, बालू। बालू के अंदर आपका कार्बन नहीं है, बाकी सभी में आपका कार्बन है। और कोयला तो जीवाश्म के रूप में कार्बन। किसमें कार्बन मिलता है? कार्बन आपका लिग्नाइट, टिन, चांदी और लोहा। तो कोयले के अंदर हम बात करें, कोयले के अंदर कार्बन मिलता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको बांटा जाता है। लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, वो कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको बांटा जाता है। जितनी कार्बन की मात्रा है। लेड की जो पेंसिल है, सीसा पेंसिल है, जो लेड पेंसिल है, उसमें ग्रेफाइट होता है, ठीक है, 716 के अंदर ग्रेफाइट होता है, शीशा बनता है। निम्न में से कौन केवल कार्बन से बना है? केवल कार्बन से बना है ग्रेफीन। केवल कार्बन से बना है वो है ग्रेफीन। ग्रेफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु या कार्बन का नैनो होता है ग्रेफीन। कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ऑक्सो कार्बन है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन अच्छे प्रश्न है। पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड है वो आपका ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड क्या है? ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड है वो आपका ग्रेफाइट। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयले के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा एक में शेष प्रकार की अपेक्षा सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन का अंश? देखो कार्बन का सबसे ज्यादा अंश है वो उतना ही घटिया किस्म का। हम बात करें जो कार्बन की मात्रा के बेस पे जो एंथ्रासाइट, यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कोयले का कार्बन की मात्रा है। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? दिए गए ऑप्शन में ढलवा लोहे में अधिकतम मात्रा होती है। कौन सा क्रिस्टल यानी कि रवा नहीं है? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट। इसमें गंधक जो है वो आपका रवा नहीं है। रवे मतलब क्रिस्टल दाने। लुब्रिकेंट यानी कि चिकनाहट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है यूसी वगैरह में। ग्रेफाइट का इस्तेमाल है वो आपके किया जाता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल। और आनुवंशिक विज्ञान का जनक, सीधा सा प्रश्न उत्तर क्या आ जाएगा? आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? ऑस्ट्रिया का एक पादरी था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, और ये ऑस्ट्रिया का एक पादरी था, ऑस्ट्रिया देश का, ठीक है, चर्च में पादरी था। और सीधा सीधा प्रश्न उत्तर क्या आ जाएगा?
और आनुवंशिकता से और कुछ भी नया नहीं पूछेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे भाई बहनों, साइंस में ये अच्छा टॉपिक है। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम है वो किस पर आधारित है? मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम है वो लैंगिक जनन पर आधारित है, अलैंगिक नहीं है, लैंगिक है। लैंगिक मतलब जिसमें लिंग शामिल है, अलग अलग जैसे मनुष्य में हो गया और बात करें जो पौधों में भी हो गया। पौधों में भी तो विसर्जन की प्रक्रिया होती है। अब परागण के थ्रू मधुमक्खी बैठी और दूसरी जगह जाकर के वो फल खिल गए। समझो इस बात को। जीनोम का चित्रण है, जीनोम मैपिंग है वो आपका जो किससे संबंधित है? जीनोम मैपिंग का संबंध है वो जीन के चित्रण से संबंधित है। जीनोम की मैपिंग यानी जीन चित्रण का संबंध है, उससे मनुष्य जाति का पता लगाया जा रहा है। बड़ी जीनोम परियोजना है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई, सीधा सा प्रश्न पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन है वो आपके हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते रहते हैं, माता पिता से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। तो मोबाइल को पापा जैसे क्यों देखते हो? जीन ट्रांसफर हुए। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। आपके पिताजी के लक्षण अपने अंदर आए, अपने वो किसकी वजह से? क्रोमोसोम की वजह से। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में जो आनुवंशिक लक्षण को कंट्रोल करने के अंदर डीएनए, कहते हैं ना डीएनए मैच हो रहा है, तो संतति के अंदर होता है डीएनए मैच संतान के अंदर। इसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। दिए गए में से लिंग गुणसूत्र चिपकली में नहीं होता है, बाकी तितली, चीता, बंदर, मनुष्य सब में होते हैं। आज सीधी सी बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, साधारण मनुष्य के अंदर गुणसूत्र, सीधा ही प्रश्न उठ करके आ जाएगा आपका 23 इंटू 2 की जोड़ी में होते हैं 46 होते हैं और गुणसूत्र। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़े कितने हैं? 23 के 2 जोड़े गुणसूत्रों के आनुवंशिक। पुरुष जीन का संगठन क्या है? पुरुष है, ताकि आदमी के अंदर जो होता है ना वो XY होता है, ये पुरुष के अंदर है और ये स्त्री के अंदर है। ठीक है। अब हम बात करें मनुष्य के कौन से क्रोमोसोम के मिलने पर बालक का जन्म होता है? अब बालक का जन्म है वो X और पुरुष का X, देखो स्त्री के अंदर तो X है और पुरुष के अंदर होगा Y। तो 735 का कौन सा आंसर हो गया? C हो गया। तो लड़का या लड़की होने के लिए स्त्री जिम्मेदार नहीं है, डाकी आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि डाकी आदमी के पास में एक तो X भी है और Y भी है। तो कह रहा है कि बालक के जन्म के लिए Y होना जरूरी है, और पुरुष से अगर X चला गया, स्त्री से X आ गया तो क्या होगी? ये लड़की का जन्म हुआ। और पुरुष से Y चला गया, स्त्री से X चला गया, तो ये बॉय का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ। अरे लड़का, हाँ, इसलिए ये होता है लड़का लड़की होना, ये प्रोसेस होती है। फालतू में स्त्रियों को जिम्मेदार ठहराते काफी आदमी जिम्मेदार। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? ध्यान रखना भाई, शुरू से पूछाएंगे। हाँ, आगे आ जाओ। सीधे सोएग हमारे शरीर का ज्यादातर भार हड्डियों का है कि शरीर के अंगों का है कि त्वचा मांसपेशियों के? अपने शरीर में भार किसका है? तो अपनी बॉडी में लगभग हम बात करें 70% में लगभग भाई पानी का पुतला है, मन है ना। ठीक है, ध्यान रखो शरीर में पानी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कान की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो आपकी जो है स्टेपीज होती है, जो कि आपके कान के अंदर होती है। फीमर की बात करें सबसे लंबी हड्डी है, मजबूत हड्डी भी है, और जांघ के अंदर होती है। आगे देखो, हड्डी और दांत के निर्माण के लिए इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है? आपकी हड्डी और दांत के निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बताओ। हड्डी और दांत के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। शरीर निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, इतनी माचिस की तिल्लियां बढ़ जाए तुम्हारे शरीर से, पैकेट बढ़ जाए, तो ये फास्फोरस बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं केला खाया करो, जिम किया करो, दौड़ भाग किया करो, है ना, शरीर स्ट्रॉन्ग हो। चलो आगे आ जाओ। उन तत्वों में धातुनुमा ज्यादा होता है। मनुष्य की खोपड़े में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के खोपड़े में जो अस्थियां होती है वो 28 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है, 28। अब 28 के साथ साथ कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अपनी मनुष्य की हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मानव शरीर तंत्र के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, तुम देख लेना अपना सिलेबस। रक्त परिसंचरण है, पाचन तंत्र है,
सब श्वसन तंत्र है, सबके क्वेश्चन लेकर आया हूँ, रोग के भी सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, याद करा के जाऊंगा। कौन सा मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा कैल्शियम,